ये जो वर्ष 2020 था ना, कोरोना महामारी को लेकर पूरा विश्व दहशत में था। सारे काम धंधे बंद हो गए, आवागमन बंद हो गया, लंबे टाइम तक लॉकडाउन भी रहा। और इस दौरान ये जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां थी वो सारी की सारी ठहर गई। पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साहस देखो, 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम संदेश दिया और 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान की उन्होंने घोषणा की। आपदा में भी अवसर, उसका संदेश पूरे देश को दिया। और ये तो 56 इंची चौड़े सीने का कमाल है कि उस परिस्थिति के बाद भी देश में औद्योगिक गतिविधि ठहरे नहीं और पहले की तुलना में तेजी से बढ़े, तो लंबी राशि दी और साथ में जनता को भी आह्वान किया कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो। मेक इन इंडिया का नारा भी उन्होंने दिया। और माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में जो गति देश को मिली, हम राजस्थान वाले उसमें शायद कदम से कदम नहीं मिला पाए। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, पर जो बाकी राज्यों ने काम किया उसकी तुलना में हम बहुत पीछे रह गए। अगर राजस्थान भी उसी गति से आगे चलता ना, तो राजस्थान में भी औद्योगिक प्रगति होती, देश भी औद्योगिक प्रगति की ओर और तेजी से बढ़ता। और माननीय सभापति महोदय, आप देखें पहले क्या था, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सकल घरेलू उत्पाद था 1,10,000 करोड़ मात्र। और आज हम देखते हैं ना, तो वो सकल घरेलू उत्पाद हो गया 2,30,000 करोड़, यानी दुगने से भी ज्यादा। 3 साल तक आपदा झेली, उसके बाद भी सकल घरेलू उत्पाद दुगने से भी ज्यादा। और माननीय सभापति महोदय, आप देखें वर्ष 2013-14 जो यूपीए की सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय निर्यात था 2,85,000 करोड़ रुपया, देश का निर्यात, जिससे हमको विदेशी मुद्रा मिलती है। और वर्तमान में बढ़कर हो गया 4,70,000 करोड़ रुपया। ये उस नरेंद्र मोदी का कमाल है, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सोच, उसका परिणाम है कि ऐसी परिस्थिति जो कोरोना की थी ना, उसके बावजूद भी इस प्रकार से देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का जो काम उसने किया ना, उसका प्रमाण है ये। पर राजस्थान, पता नहीं क्यों हम पीछे रह रहे हैं, जबकि प्रगति हम पर मेहरबान है। माननीय मंत्री महोदय मेहरबान हैं। देश का सबसे बड़ा भूभाग हमारे पास, खाली भूभाग भी हमारे पास, देश का सबसे बड़ा। सोलर एनर्जी में भी हमने देश में पहले नंबर का स्थान प्राप्त कर लिया। अब देश की 20% सोलर एनर्जी आज राजस्थान उत्पादन कर रहा है। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। कोई आपकी कृपा नहीं है, तो सूर्य भगवान की कृपा है, हमारी भौगोलिक स्थिति जैसी है ना, उसका परिणाम है। अगर आपकी भी कृपा होती ना, तो शायद ये 20 की जगह हम 30 तक कभी के पहुंच जाते। श्रम भी यहां सस्ता है और अधिकांश खनिज, जिनके नामों का जिक्र मैं पिछली बार की मांग में कर चुका था, बार बार करूंगा नहीं मैं, अधिकांश में राजस्थान पहले नंबर पर, उनके खनन में पहले नंबर पर, उत्पादन में, और कुछ में दूसरे नंबर पर। और देश के जो बड़े 5 उद्योगपति हैं, माननीय मंत्री महोदय, उनमें से 5 राजस्थान के हैं, 5 राजस्थान के। हमारे यहाँ कोई कमी है तो मात्र पानी की कमी हो सकती है, लेकिन अधिकांश उद्योग ऐसे हैं जिनको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता सिर्फ आपके सहयोग की, आपका साथ होगा तो शायद राजस्थान की धरती पर वो बहुत कुछ अच्छा परिणाम भी दे पाएंगे। आज हालत क्या है माननीय मंत्री महोदय,
औद्योगिक प्रगति में अगर हम टेबल देखेंगे ना पूरे देश की, हम 25वें स्थान पर खड़े हैं, 25वें स्थान पर। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है माननीय मंत्री महोदय। हमें आत्मचिंतन करना होगा, हमारी जो कमियां हैं उसको दूर करके जो सिस्टम है उसको हमको दुरुस्त करना होगा माननीय मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखो आप। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्टअप, और उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार वो प्रेरित भी करते हैं युवाओं को। आज स्टार्टअप के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। सरकार से लेकर जो एंजल इन्वेस्टर है ना, उनकी भी बड़ी फौज इनको सहयोग करने को तैयार बैठी है। फिर भी 2019 से लेकर 2021 तक जयपुर में मात्र 446 स्टार्टअप, मात्र 446, जबकि बेंगलोर में 2656, हैदराबाद में 953, पूना में 892, चेन्नई में 814, कलकत्ता में 533, पर हम मात्र 446 पर अटके हुए। माननीय मंत्री महोदय, मैंने कहा ना, ये हमारा करिश्माई प्रधानमंत्री है। कैसे कैसे करिश्मे ये करता है, उसकी बानगी देखोगे ना आप। इंडिया और यूएई के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 5 साल में हमारा व्यापार $100 अरब तक पहुंच जाएगा, $100 अरब तक। उस एग्रीमेंट में ऐसा हुआ है कि $100 अरब तक। और इस शिखर वार्ता में जो एग्रीमेंट हुआ है, हम बात करते हैं ना कि बीजेपी वाले शायद इनसे मुस्लिम देश नाराज होंगे, पर ये जो अरब के देश है ना, वो आज हमसे दोस्ती करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं और हमारे साथ हर वो काम करने को तैयार बैठे हैं जो भारत चाहता है। ये मामूली बात नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, जो ये ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, दोनों देशों की कंपनियों को बेहतर बाजार और बड़ी मात्रा में द्विपक्षीय व्यापार, उसका लाभ मिलेगा। इस एग्रीमेंट में कपड़ा, हाथकरघा, रत्न आभूषण, चमड़ा, जूता, चप्पल, इन सारों को आपस में व्यापार करने का इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। और इस एग्रीमेंट के जरिए देश में 10 लाख रोजगार के सृजन होंगे, 10 लाख नौकरियां और मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय, ये जो जेएम एंड ज्वेलर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भी है ना, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सराहना की है उन्होंने भी। और इस एग्रीमेंट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। माननीय मंत्री महोदय, आपको भी जेम एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल उद्यमों से निर्यात की संभावनाओं को तलाशने की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में है। आप उनके साथ बैठ के चर्चा करेगी, उनकी दिक्कत क्या है उनको समझोगी और फिर समाधान करके इनको सहयोग करोगी ना, तो ये जो समझौता हुआ ना, उसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को भी मिल सकता है, पर यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और माननीय मंत्री महोदय, अभी सोना बहुत महंगा हो गया। ये एमिटेशन ज्वेलरी है ना, उसकी मांग भी, एमिटेशन ज्वेलरी है ना, उसकी मांग भी बहुत बढ़ गई पूरे विश्व के बाजार में। और हिंदुस्तान में ये उत्पाद बहुत होता है, पर हमने कहीं से अलग से इनके लिए कोई भी टेक्सटाइल पार्क या अलग सुविधा नहीं की है। आने वाले कल में इस इसकी मांग को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं हर रिको क्षेत्र में इनके लिए अतिरिक्त प्लॉट की आवश्यकता करनी पड़ेगी, ताकि वो आसानी से अपने उद्योग को खड़ा करके देश के निर्यात में अपना योगदान निभा सके। और माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे ना,
तो आपको खुद को लगेगा कि ये प्रधानमंत्री चाहता क्या है, इसकी सोच कितनी दूर की है। अब आपको लगता होगा कि शायद कितने दिन रहेगा, ये आप मान के चलो, मान के लंबे समय तक इस शासन को कोई हिलाने वाला नहीं है। और इस बात की गवाही अभी 4 राज्यों के चुनावों ने दे दी। यूक्रेन की जनता ने जो गलती की ना, एक कॉमेडियन को सत्ता सौंपने की, हिंदुस्तान की जनता वो गलती कभी करने वाली नहीं है। इस मुगालते में आप मेहरबानी करके रहना मत। और आपकी पार्टी ने ये गलती की ना, तो उसका परिणाम देख लिया आपने भी 4 राज्यों के चुनाव में। यूपी में क्या हुआ, हम 3 हमारे 2, एक परिवार के 3 दिग्गज नेता, उसके बाद भी सीटें मात्र 2, जहां वर्षों तक परंपरागत राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री के पद पर उनके परिवार के लोग पहुंचे, उसके बाद में यूपी में से 2 मिली आपको। तो यह प्रधानमंत्री तो रहने वाला है, इसके साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तो कहीं जाकर राजस्थान को औद्योगिक प्रगति मिलेगी। और माननीय सभापति महोदय, ये सोलर ऊर्जा है ना, इस दिशा में भी काम करने की जरूरत। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में 500 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता विकसित करनी है। राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभा सकता है, बहुत बड़ी भूमिका। अभी हम 10 गीगावाट क्षमता विकसित कर रहे हैं, 10 गीगावाट। और आपको पता होगा कि 2025 तक देश के रेलवे को भी इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, सारी की सारी। ये जो कारें आ रही है नई, ये 2 व्हीलर है, वो भी सारे इलेक्ट्रिक से चलेंगे। तो हमारी सोलर एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अगर कोई प्रावधान आप कर सको, अभी तो आप कटौती कर रहे हो, प्रावधान कर सको तो आप करना, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा, क्योंकि राजस्थान में इसकी प्रबल संभावना है। और माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने, मैं धन्यवाद उनका को, उन्होंने अच्छा प्रयास किया, मैं इनकी कमी नहीं निकाल रहा हूं। देशव्यापी और जिलेवार इन्वेस्टर मीट का आयोजन करके एक अच्छी पहल की। और ये सुखद बात भी है कि लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आपके पास आ गए लोगों के। और आपका खुद का आकलन है कि ये निवेश जब धरातल पर आएगा ना, तो 3 लाख नए रोजगार के अवसर है ना, वो सृजित होगी। पर माननीय मंत्री महोदय, इन निवेशों को धरातल पर उतारने के लिए अब तक आपने क्या क्या प्रयास किए, इसकी जानकारी जरूर आप देना, क्योंकि राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आपने इतने निवेश ले तो लिए, पर आपके प्रयास क्या रहे, आपने बैठ के की, उनका नतीजा क्या रहा। अभी आपने 12 जनवरी को भी समीक्षा बैठक की, उसके बाद की प्रोग्रेस है वो भी बताना। और कई बार तो लगता है कि अधिकारी आपकी सुनते नहीं, सुनते हैं तो आपकी मानते नहीं, और मानते हैं तो या फिर भी करते क्यों नहीं। प्लीज बैठिए, बैठिए आप प्लीज। देखिए माननीय मंत्री महोदय, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें। अरे माननीय मंत्री महोदय, वक्ता बोल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करें। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? ये वर्तमान में जो इट इज नॉट अलाउड 8 की योजना है, वो भी आपकी 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है, 8 योजना। और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने इसके स्थान पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम प्रस्तावित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। देश में टेक्सटाइल मशीनरी का उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ वीविंग, नीटिंग, गारमेंटिंग के आधुनिकीकरण के अनुदान पर भी भारत सरकार ने उस अनुदान को 25% कर दिया, बढ़ाकर 25% कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस योजना के प्रवर्तन में अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहेगा ये प्रदेश की जनता भी और ये सदन भी। पाली, बालोतरा, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, यहाँ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है। थोड़ा मेहरबानी करो, वहाँ की जो भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है ना, उनको थोड़ा आमंत्रण दो, आप उनके साथ बैठकर डिस्कस करो
कि क्या क्या संभावना राजस्थान में हो सकती है ताकि हमको भारत सरकार की इस योजना का लाभ अच्छा मिल सके, क्योंकि राजस्थान में टेक्सटाइल की बहुत बड़ी संभावना है। और माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार ने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क की भी घोषणा की है। राजस्थान को भी पेट्रोलियम की भी उन्होंने घोषणा की है, उसका भी पार्क देंगे वो। उसके लिए हो सके तो सबका साथ लो आप मेहरबानी करके, चाहे जोधपुर के हमारे जो सांसद है, केंद्र मंत्री है, प्रभावशाली मंत्री है, चाहे हमारा अजमेर के हैं, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता उपनेता, हमारा पूरा सदन, हमारा पूरा दल है, आप उनका भी सहयोग लो। और ये पाली जोधपुर के पास आपका जो डीएमआईसी है ना, वहां ये टेक्सटाइल पार्क, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क निश्चित रूप से आ सकता है। पर आप तो दूर दूर रहोगे, बिना बात उनको कोसते रहोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि ऊपर से ही वो दे दे, ऐसा संभव नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, इसके साथ साथ पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र को भी राजस्थान में काफी उसकी भी गुंजाइश है। आपके अधिकारी वहां जाकर मिलकर भी आए हैं केंद्र के अधिकारियों से, और वहां के अधिकारियों ने आपके अधिकारियों को आश्वासन भी दिया है कि वो हर संभव राजस्थान में ये दोनों काम आ जाए, उसके लिए आपका समर्थन करेंगे। पर माननीय मंत्री महोदय, अधिकारी मिलके आ गए, पर जो अधिकृत प्रस्ताव भिजवाना था उसको भेजने में अभी तक इतनी देरी कैसे हो गई? अभी तक अपन ने क्यों नहीं भेजा? मिलके आ गया वो उनसे, पर डिटेल्ड प्रस्ताव जो भिजवाना था वो आपके यहां से अभी तक पहुंचा नहीं है। पहुंचे और साथ में सबसे बात हो जाए। ये दोनों चीजें अगर राजस्थान की धरती पर आ जाएगी ना, तो राजस्थान की औद्योगिक प्रगति जो अभी 25वें स्थान पर है वो बहुत आगे पहुंच जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, ये राजस्थान का चाहे टेक्सटाइल उद्योग हो, चाहे पेटकोक हो, चाहे आयरन उद्योग हो, टेक्सटाइल हो, और चाहे सीमेंट उद्योग हो, और चाहे आयरन उद्योग हो, और भी चाहे स्टील के उद्योग हो, यहां पेटकोक की या कोयले की बहुत बड़ी डिमांड रहती में। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक रोक लगा दी होगी दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए, क्या आसपास के जितने भी राज्य हैं ना, वहां पेटकोक का उपयोग बंद हो जाए। प्रदूषण दिल्ली में जो पाली से, जोधपुर से, बालोतरा से 600 किलोमीटर दूर, और कोयला यहां मिलता नहीं, मिलता तो बहुत महंगा मिलता। मेरा आग्रह रहेगा सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर हो। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो दिल्ली के आसपास के जिलों पर इसमें रोक लगा दें, पर जो 600 किलोमीटर दूर स्थित जिले हैं ना, उन पर रोक लगाना शायद उच्च न्यायालय भी कभी ऐसा नहीं चाहेगा, पर हमने प्रयास नहीं किया। सीमेंट फैक्ट्री वालों ने और आयरन वालों ने तो अपने स्तर पर ही सुप्रीम कोर्ट जाकर इसकी छूट लेके आ गए, पर आपका टेक्सटाइल उद्योग अभी भी इस काम को लेकर संकट में है। आप प्रयास करें और इंपोर्टेड पेट को कैसे उपलब्ध हो जाए राजस्थान की इस उद्यमियों को, उसका भी आप प्रयास करें, मेरा आपसे आग्रह रहेगा। माननीय सभापति महोदय, अब हम पिछले 2 वर्षों की औद्योगिक राजस्व वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि पर नजर डालें ना, जिसको CAGR कहते हैं, जो NSDP और GSDP के जरिए आंकी जाती है। हमारे पड़ोसी 4 राज्य हैं, मैं पूरे देश से तुलना नहीं करूंगा, देश में हम बहुत पीछे हैं। हरियाणा है पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें पर राजस्थान। हम उन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनकी नीयत साफ है, वो कुछ करना चाहती है, केंद्र से भी अच्छे रिश्ते हैं और वो रिश्ते बनाकर उनसे बहुत बड़ी सहायता लेकर वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हम केंद्र को कोस कर राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से गड्ढे में डाल रहे हैं ना, उससे काम चलने वाला नहीं है।
अगर आपको यहाँ औद्योगिक प्रगति लानी है तो केंद्र सरकार के से भी आपको संबंध है ना, अच्छे रखने होंगे, ये आपकी आवश्यकता है। और माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, पूर्व उद्योग मंत्री जी ने अफसोस जताया था, अपनी कमी स्वीकार की थी विधानसभा के जरिए। ये DMIC, थोड़ी उसकी प्रोग्रेस देख लो आप। कितनी बार हमारे प्रदेश के अधिकारियों को लताड़ पड़ी है, डांट पड़ी है। और पिछले साल तो ये नौबत आ गई थी कि भारत सरकार ने तय कर लिया था कि हम राजस्थान को DMIC से बाहर कर देंगे, और बाद में आपके मंत्रीगण और अधिकारी वहां गए, वहां माफी मांगी और आपने कमिटमेंट दिया वहां पे कि हमको थोड़ा वक्त और दो, हम इसमें प्रोग्रेस ले आएंगे। क्योंकि वो इलाका, वो DMIC मेरे इलाके में पड़ता है वो, इसलिए वहां की प्रोग्रेस मुझसे छिपी हुई नहीं। इतना होने के बाद भी वहां प्रोग्रेस नाम मात्र की। हम क्यों नहीं चाहते कि राजस्थान उन्नति के शिखर पर ऊंचाइयों तक पहुंचे? कहां कमी हम में, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कौन अधिकारी नहीं कर रहे हैं, कहां मजबूरी है, वो सारी देखनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा हमको। माननीय मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय, ये उद्योग ही एकमात्र ऐसा आपका विभाग है जिसके जरिए हम बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा कोई दे सकता है वो सेक्टर उद्योग है, और जिसकी प्रबल संभावनाएं हमारे राजस्थान में पहले से मौजूद है। मैंने पहले ही कहा ना, प्रगति भी मेहरबान हम पर, उद्योगपति देश के 5 बड़े यहां, और भारत सरकार छप्पर फाड़कर पैसा देने को तैयार, धन की वर्षा करने को तैयार। हम लेने की स्थिति में नहीं। थोड़ा आपको विभाग मिला है, थोड़ी आप मेहनत करो तो हो सकता है कि हमको कई सारी सौगातें भारत सरकार के माध्यम से मिल जाए, और राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है, आज 25वें नंबर पर है, वो शीर्ष स्थान पर आ जाए। आपके प्रयासों की जरूरत। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कुछ आपके स्तर के काम में जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे क्षेत्र के हैं। ये कोरोना के काल में जो आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई ना, तो 2020 अगस्त 2020 में तो आपने जो आपके ग्रीको के प्लॉट जिस व्यक्ति ने नीलामी में लिए हैं, जिसको 3 वर्ष की अवधि के भीतर वहां निर्माण और उत्पादन का कार्य चालू करना होता है, तो उस समय तो आपने 1 वर्ष का बिना ब्याज पेनल्टी के आपने उसको समावधि उसकी बढ़ा दी। पर 2021 में तो उससे भी गंभीर कोरोना आया था। सारा काम का स्टाफ, सारे लोग दहशत में। मेरा आग्रह रहेगा, ये 2020, 21 और 22 इस कोरोना की वजह से यदि किसी व्यक्ति ने आपका भूखंड ले लिया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, काम धंधे कम होने की वजह से कमजोर हो गई और वो समय पर काम नहीं कर पा रहा है, निर्माण कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आप 2 साल की अवधि बढ़ा दो। आप कहीं ना कहीं उसको सहारा देने की जरूरत है। 2 साल की अवधि बढ़ जाए ताकि उससे कोई ब्याज पेनल्टी शास्त्र नहीं लगे। और माननीय सभापति महोदय, ये आपके एक रिको के नियम है ना, इन रिको के नियम 15A में आप इंडस्ट्री एसोसिएशन, आप डिस्कॉम, आप PHED, आप DIC, आप पुलिस विभाग, इनको जो भूखंड आवंटित करते हैं उन पर आप सर्विस चार्ज नहीं लेते। पर ये जो CETP है ना, जो इन सारी इंडस्ट्री का प्रदूषित पानी को उपचारित करके साफ करती है, उसके भूखंड का आप सर्विस चार्ज लेते हो। जब आप इन सबको आपने इसके दायरे से बाहर रखा है, और ये CETP ये भी कंट्रीब्यूशन से चलती है, राज्य सरकार का बहुत बड़ा इसमें अनुदान होता है, तो इस CETP को भी आप इस सर्विस चार्ज से मुक्त कर दें, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, ये किसी उद्यमी के पास अतिरिक्त भूमि है, तो पहले तो जो आपका
डीएलसी का दर था ना, उससे आप उसकी राशि लेकर उसका नियमन कर देते थे। अब आपको लालच आ गया, लोभ आ गया, जबकि रीको के पास इतना पैसा पड़ा है और अभी भी इतने महंगे प्लॉट वो बेचती है, जिसके जरिए आपकी आमदनी तेजी से बढ़ रही है। तो जिसके पास वर्षों से कोई जमीन अतिरिक्त कब्जे में है, तो जो पहले आपके नियम थे, पहले आपके नियम क्या थे कि अगर 5% तक अतिरिक्त भूमि है तो वो प्रचलित दर से 10% तक, भूखंड के 10% तक अतिरिक्त भूमि है तो वो प्रचलित दर से 1.25 गुना पर, और 10% से ज्यादा है तो आप 1.5 गुना लेते थे। मेरा आग्रह रहेगा आपसे, अगर वाकई में हम उद्यमियों को राहत देना चाहते हैं, वर्षों से जमीन कब्जे में, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, उसका हटाओगे तो कोर्ट का स्टे आ जाएगा, विवाद में चले जाओगे आप, और ये आप कर दोगे तो एक लंबी राशि इसके जरिए आपको मिल जाएगी। ये कई सारे प्रकरण आपके राजस्थान में ऐसे जो इससे निपट जाएंगे। और माननीय मंत्री महोदय, एक प्रॉब्लम जो कई बार कई उद्यमियों को फेस करनी पड़ती है, ये आपके नियम 2 में जो ब्लड रिलेशन है ना, भाई है उसमें, पत्नी है, बेटा है, पोता है, दादा है, नाना है, पर कई ऐसे प्रकरण आपको मिल जाएंगे कि कई बार भाई की मृत्यु हो जाने पर परिवार का आपस में बंटवारा होता है और भूखंड का एक हिस्सा भतीजे के नाम का एक आपस में उनकी सहमति बन जाती है, पर भतीजे को आप ब्लड रिलेशन में नहीं मानते और उससे आप बड़ी राशि ट्रांसफर फीस के नाम से वसूल करते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है, भाई की मृत्यु होने की स्थिति में ही परिवार का सहमति से बंटवारे में यदि औद्योगिक भूखंड पर भतीजे का हक होता है तो उसमें ट्रांसफर फीस आप मेहरबानी करके फ्री कर देंगे, तो परिवार के साथ आपका एक बड़ा सहयोग हो जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, ये पूरे प्रदेश में जितने भी रीको हैं वहां सब डिवीजन की छूट है आपके। पाली का जो पुनायता औद्योगिक क्षेत्र है, हो सकता है वो विशेष परिस्थितियों में बसाया गया हो, उसको बनाया गया हो, 20 साल के लगभग, 18 साल लगभग उसको होने को आ रहे हैं, 17-18 साल, वहां अभी तक सब डिवीजन की छूट नहीं है। क्योंकि जब ये औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर हुआ था उसमें कुछ शर्तें थी, क्योंकि जो नॉन कन्फर्मिंग में इंडस्ट्री चलती थी उनको कन्फर्मिंग इलाके में स्थापित करने के लिए आपने ये प्लॉट दिए थे, उस समय आपने शर्त जोड़ दी। पर आज कोई व्यक्ति जिसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, या भाई परिवार बढ़ गया, बंटवारा करना चाहता है, या पार्टनर अलग हो गए, दोनों अलग अलग क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, तो ये 15 साल पहले की जो आपकी शर्त थी ना, इसको आप मेहरबानी करके वहां भी आप उसको हटाकर वहां भी सब डिवीजन की आप छूट दे दें। पूरे राजस्थान में सब जगह है। 15 साल में पार्टनर भी बदलते हैं, 15 साल में भाइयों का बंटवारा भी होता है, तो फिर प्लॉट का बंटवारा रोकने से वहां अनावश्यक की वो इंडस्ट्री बंद रहती है, दोनों भाई काम नहीं कर पाते, दोनों पार्टनर काम नहीं कर पाते, ये बड़ी विसंगति वहां देखने को मिल रही है। तो इसको भी आप थोड़ा छूट दे दें। जब आप इतनी छूटें दे रहे हो, इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े काम भी आपके माध्यम से किए जा रहे हैं, तो ये छूट भी आप दे दें। और माननीय मंत्री महोदय, कृपया कंक्लूड कर लें। 5 मिनट और हैं। ये जो सोलर एनर्जी है ना, आजकल अधिकांश इंडस्ट्री वाले, क्योंकि राज्य सरकार की बिजली की दरें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी, तो सोलार लगाकर वो अपनी फैक्ट्री का संचालन करते हैं सारा का सारा। पर आपने उसमें भी बैरियर लगा दिया कि जितना उसका कनेक्शन है उसका 80% ही वो सोलर एनर्जी का प्लांट लगा सकता है। कनेक्शन होना और कंजप्शन होना, उसमें काफी बड़ा अंतर है। आप इस बैरियर को मेहरबानी करके हटा दें। वो जितनी बिजली उत्पादन करता है, क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार को पैसे देने नहीं, उसको है वापस 1 महीने बाद में, 1 महीने में एडजस्ट हो जाएगा वो। और आपसे न तो वो सब्सिडी की मांग कर रहा है,
ना इंटरेस्ट सब्सिडी की मांग कर रहा है और ना लोन की मांग कर रहा है। वो तो आपकी बढ़ी हुई बिजली की दरों के कारण अपने उत्पाद के लागत को कम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके सोलार लगा रहा है। तो इस बैरियर को आप हटा दें, जितना वो चाहे लगा दे, उसका पैसा अतिरिक्त आती है, उसका पैसा मत दो। वो तैयार बैठे कि हमको पैसा मत दो, वो तैयार बैठे, आपकी बिजली बच जाएगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, एक राजस्थान के लिए अच्छी बात और हुई है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो पावर लूम वहाँ पे हैं, वहाँ पहले वो इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देते थे, उसके कारण वहाँ लागत कम आती थी और वहाँ का कपड़ा अन्य राज्यों की तुलना में आसानी से बिक जाता था लागत कम आने की वजह से। अब महाराष्ट्र सरकार ने वो सब्सिडी बंद कर दी। राजस्थान में पहले पाली में, किशनगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में पावर लूम थे, वीविंग मिल्स थी, साइजनिंग मिलें थी, पर महाराष्ट्र से वो कंपीट कर नहीं पाए और कारण एक रहा इलेक्ट्रिक की दरों की बढ़ोतरी की वजह से। जोधपुर में थी ये, तो हम राजस्थान में वापस, जब राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे कपड़े की खपत होती है, चाहे भीलवाड़ा हो, पाली हो, जोधपुर हो, बालोतरा हो, सब जगह, तो कपड़ा भी यहां उत्पादित हो जाए, तो हम पावर लूम को बढ़ावा देने के लिए वापस क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो जो मैंने पावर का आपको, सोलर एनर्जी का कहा ना आपको, उतना ही आप कर दोगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के उद्यमियों में इतना दम है कि आने वाले 1-2 साल में राजस्थान में हजारों पावर लूम जो पहले बंद हो चुके थे, उससे भी बेहतर क्वालिटी के आधुनिक यहां लग जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और माननीय सभापति महोदय, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करते ना कि मैंने राजस्थान की जनता पर किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं थोपा, हमने उल्टे और रियायतें दी है। एक नमूना देख लो आप, ये जो 10,000 वर्ग मीटर के अधिक के भूखंड है, उसके आपने चोर रास्ते से 2% लैंड टैक्स लगा दिया और उससे लाखों रुपया वसूली कर रहे हो। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर कोई उद्यमी के पास बड़ा भूखंड है तो वहां 2% का टैक्स जो लगाया ना आपने चोर रास्ते से, उसको मेहरबानी करके वापस ले लो। और माननीय मंत्री महोदय, मैं इस बात के लिए तो सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड पर इंडस्ट्रियल कन्वर्जन की छूट दे दी, पर ये 2% टैक्स है ना, वो लगा के वापस उन्होंने एक जेब से निकाला, डाला और दूसरे से निकाल दिया। अब प्लीज कंक्लूड करिए। 2 मिनट, 2 पेपर मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ आज इसमें। तो ये टैक्स आप हटाएं। और एक आग्रह रहेगा आपसे, ये जो एग्रीकल्चर लैंड पर इंडस्ट्रियल कन्वर्जन जो आपने छूट दी ना, आपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए छूट दी। हो सकता है समय के साथ वो इंडस्ट्री सीख हो जाए, किसी कारणवश उसका उत्पाद मार्केट में नहीं बिके और वो उद्यमी उसकी जगह कोई नई इंडस्ट्री उसी कैटेगरी की, चाहे वो ग्रीन की हो तो ग्रीन की, ऑरेंज की हो तो ऑरेंज की लगानी चाहे, जिसका आज मार्केट में चलन है, पर अभी वो छूट नहीं है। अगर वो अपनी इंडस्ट्री के नेचर को चेंज करना चाहता है तो उसको वापस कलेक्टर के यहाँ कन्वर्जन की फाइल लगानी पड़ती है, वहाँ से वो फाइल जाती है वापस जयपुर राजस्व विभाग में, और इस प्रक्रिया में 6 महीने लग जाते हैं, जिससे वो सिख इंडस्ट्री और ज़्यादा सिख हो जाती है। तो राज्य सरकार ये छूट दे कम से कम कि जिस कैटेगरी की इंडस्ट्री है, उस कैटेगरी की इंडस्ट्री उसी नेचर की, चाहे ग्रीन है तो ग्रीन, ऑरेंज है तो ऑरेंज, उसको लगाने के लिए कहीं उसको परमिशन की जरूरत नहीं, उसको स्वतः ही वो काम करने का अधिकार मिल जाए। अब कृपया समाप्त तो इससे बहुत 2 मिनट की बात हो रही है माननीय, तो इससे काफी छूट मिल जाएगी। काफी ज्यादा हो गया, बोलिए। मेरे दो विषय और है माननीय मंत्री महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पॉल्यूशन की समस्या को रोकने के लिए अच्छी घोषणा की कि जो भी अपना ईटीपी लगाएगा हम उसको अधिकतम 2 करोड़ या लागत का 20% अनुदान देंगे। और पाली के उद्यमी जो इस पॉल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे, साहस करके करोड़ों रुपए लगाकर अपनी इकाई में इंडस्ट्री ईटीपी लगा दी। हुआ क्या,
अगर मान लो एक ही मालिक की 4 फैक्ट्री है और चारों आसपास के 4 अलग अलग भूखंडों पर औद्योगिक गतिविधि कर रही है, तो बकायदा रीको से उन्होंने परमिशन ली कि हम एक सीटीपी लगा दे क्या? रीको ने परमिशन दी, पॉल्यूशन बोर्ड से कंसेंट टू एस्टेब्लिश ली, उन्होंने अनुमति दे दी, कंसेंट टू ऑपरेट ले ली, और वो पिछले 2 साल से बकायदा इस प्रदूषित पानी को उपचारित कर रहे हैं। और सब्सिडी इसलिए रोक दी कि ये तो ईटीपी की श्रेणी में नहीं आता या उस औद्योगिक इकाई के अंदर स्थापित नहीं है, ये बाहर की ओर स्थापित है, इसलिए इसकी सब्सिडी नहीं देंगे। 1 मिनट। वो व्यक्ति पॉल्यूशन की समस्या का समाधान कर रहा है, आपका 1 मिनट में प्रदूषित प्लीज पानी को समाप्त उपचारित कर रहा है। कृपया 1 मिनट में समाप्त करें। तो मेहरबानी करके जिन लोगों ने ईटीपी लगाकर इतना बड़ा काम किया है, उनकी सब्सिडी के प्रकरण जो आपके यहाँ लंबित पड़े हैं, उनको सब्सिडी जारी करके उनको आप प्रोत्साहित दो। और एक पहले बकायदा पॉल्यूशन बोर्ड ने, आपका विषय नहीं होगा पर आपकी इंडस्ट्री का विषय है वो, पहले पॉल्यूशन बोर्ड ने परमिशन दी कि आप थोड़ा आसपास कहीं भी भूखंड खरीद के आप ईटीपी लगा दो, और आज नोटिस पकड़ा दिए कि 1 साल के भीतर भीतर इस ईटीपी को आप अपनी औद्योगिक इकाई जहां औद्योगिक गतिविधि चल रही है वहां ट्रांसफर करो, वरना आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे। अगर वहां पहले वाली औद्योगिक इकाई जहां औद्योगिक गतिविधियां चल रही है वहां अगर ये जगह होती तो पहले वही लगा देते, वहां नहीं थी, इसी मजबूरी में उन्होंने बाहर महंगा भूखंड करके लगाया है। तो आप पॉल्यूशन बोर्ड से भी बात करो और वो ईटीपी बंद नहीं हो, वही रहे। और अंतिम कह दूं मैं आपको, क्योंकि बार बार कह रहे, मुझे पॉइंट तो मेरे बहुत थे, ये आपका सिंगल विंडो सुनते सुनते 23 साल तो मुझे हो गए विधानसभा में, अभी तक कहीं भी लागू नहीं है। आज भी उद्यमी को अपने हर काम के लिए एक नहीं अनेक बार अलग अलग जगह अलग अलग ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये तो आपके अपने मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, थोड़ा लागू करवाओ, सख्ती से लागू कराओ, और जो अफसर नहीं करते ना उसके विरुद्ध कार्रवाई करो, तब कहीं जाकर ये इंडस्ट्रियल माहौल बनेगा। वरना राजस्थान में आप कितना भी प्रयास कर लो, कहने से कुछ नहीं होगा। हकीकत में जब तक आप उद्यमी के मन में विश्वास पैदा नहीं करोगे ना, तब तक वो आपकी बातों में आकर यहां अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। श्री जगदीश